एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। असम, केरल और पुडुचेरी में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है, उसके 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। सही भी है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही असम के कैंपेन में वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई जितना भाजपा में दिखा। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां पर लेफ्ट की सरकार 10 साल से चली आ रही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक लेफ्ट को हार और कांग्रेस समर्थित यूडीएफ की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। एग्जिट पोल अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो लेफ्ट मुक्त भारत बन जाएगा। 73 साल में पहली बार ऐसा होगा जब भारत के किसी भी राज्य में वाम मोर्चे की सरकार नहीं होगी। वही 30 सीटों वाली केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक एन रंगास्वामी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा बने हुए हैं। अब बचे 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन तमिलनाडु में ज्यादातर सर्वेक्षणों में डीएमके को आगे बताया गया है। मद्रास के नाम से जाने वाले तमिलनाडु राज्य का नाम 14 जनवरी 1969 को डीएमके के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले प्रभावी हुआ था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो या आज खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी भाजपा, दोनों ही इस राज्य में मुख्य भूमिका में नहीं बल्कि सहयोगी की स्थिति में है। यहाँ असली मुकाबला सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर दी है। राज्य के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालें तो द्रविड़ राजनीति की वटवृक्ष होने के बावजूद द्रमुक कभी लगातार 2 बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, जबकि अन्ना द्रमुक ने पहले एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में 1977, 1980 और 1984 के चुनाव में लगातार 3 बार और फिर जयललिता के दौर में 2011 और 2016 के चुनाव में लगातार जीत हासिल की। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि द्रमुक अपने शासन में सत्ता विरोधी रुझान की काट नहीं कर पाती। इसका मुख्य कारण सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और पार्टी का परिवार केंद्रित नेतृत्व माना जाता है। द्रमुक में पार्टी के पूर्वाध्यक्ष एम करुणानिधि ने अपने जीवन काल में ही पीढ़ीगत नेतृत्व का निर्णय करते हुए एम.के. स्टालिन को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि अब द्रमुक में अगली पीढ़ी के नेतृत्व के लिए स्टालिन के पुत्र उदयनिधि को भी अभी से तैयार किया जा रहा है। वहीं अन्ना द्रमुक को अपने बड़े नेताओं एमजी रामचंद्रन और जयललिता के निधन के बाद नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि अब ई पलानीसामी ने पार्टी को काफी हद तक संभाल लिया और अलग अलग गुटों को एकजुट करने में सफलता पाई है। भाजपा भी इसी गुट में शामिल है। इस चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी एक अहम भूमिका निभा सकती है। खासकर युवाओं, महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों में उनकी लोकप्रियता दिख रही है। अगर उनकी पार्टी को अच्छा वोट प्रतिशत मिलता है तो वह पारंपरिक समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी।